बच्चों, मैं जागरण पब्लिक स्कूल की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का विषय है कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। बच्चों, इस दिए गए वाक्य को पढ़िए। अध्यापक कक्षा आकर छात्रों शाबाशी दी। ये वाक्य कुछ पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है ना? यहाँ सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा है। अब इस दिए गए वाक्य को पढ़िए। अध्यापक ने कक्षा में आकर छात्रों को शाबाशी दी। इस वाक्य में रंगीन चिन्ह ने, में तथा को लगा देने पर पूरे वाक्य का अर्थ समझ आ रहा है। वाक्य में आए ने, में तथा को कारक चिन्ह है, जो वाक्य में आए शब्दों का संबंध आपस में जोड़कर अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो कारक का परिभाषित रूप क्या होगा? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक तथा आखिरी 8वां संबोधन कारक। बच्चों, इन कारकों की विभक्तियां अथवा चिन्ह भी होते हैं। इन विभक्तियों द्वारा ही हम कारक को पहचानते हैं कि वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। इन विभक्तियों को याद रखने का एक साधारण सा तरीका है कि हम इसकी तालिका बना लें। आइए देखते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अरी। तो आइए एक एक कारक को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। इसका चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों के साथ ही होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, दर्जी ने कपड़े सिले, माँ ने खाना पकाया। इन वाक्यों में जो क्रिया है वो भूतकाल की क्रिया है, यानी जो काम हुआ है वो भूतकाल में ही हुआ है। लेकिन अगर हम बोलें कि बच्चा हंस रहा है, हम कल घूमने जाएंगे, इन वाक्यों में ने विभक्ति नहीं होते हुए भी ये वाक्य कर्ता कारक में आएंगे, क्योंकि वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, परंतु भूतकाल के वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। तो आइए अगला कारक देखते हैं। दूसरा कारक है कर्म कारक। वाक्य में कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर अर्थात संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को। आइए इसे कुछ वाक्यों द्वारा समझते हैं। जैसे सीमा अपने घर को साफ कर रही है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है,
राम ने रावण को मारा। इस प्रकार क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ कर्म कारक कहलाता है। अगला कारक है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को हम करण कारक कहते हैं, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से, पर इसके साथ ही द्वारा, के साथ, के द्वारा चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे वह पेंसिल से लिखती है, यहाँ लिखने का साधन क्या है? पेंसिल। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से। सीमा कार से अपने दफ्तर जाती है। यहाँ सीमा कौन से साधन से दफ्तर जाती है? कार से। तो कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। चौथा कारक है संप्रदान कारक। यहाँ कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को, के लिए, हेतु चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ बेटी के लिए फल लाती है। पिताजी ने भैया को नई घड़ी दी। सैनिक ने देश के लिए प्राण दे दिए। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों कारकों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु संप्रदान कारक में देने का मुख्य भाव होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव अर्थात फल का भाव होता है। जैसे नौकर ने सेठ को खाना दिया। यहाँ देने के भाव का पता चलता है, अर्थात संप्रदान कारक है। नौकर ने चूहे को भगाया। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ने का भाव हो रहा है, अर्थात यहाँ कर्म कारक है। पांचवा कारक है अपादान कारक। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अलग होने का, भय का या तुलना का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। आइए इसको भी कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे पत्ते पेड़ से टूटकर गिर रहे हैं। यहाँ पत्ते पेड़ से टूटकर अलग हो रहे हैं। रीना मीना से लंबी है। इस वाक्य में रीना तथा मीना की लंबाई में तुलना होने का भाव हो रहा है। बच्चा बिल्ली से डर गया। यहाँ डर के भाव का पता चल रहा है। यहाँ आप सोचेंगे कि करण तथा अपादान कारकों में विभक्ति से का प्रयोग हो रहा है, फिर कैसे पहचानेंगे कि वाक्य करण कारक का है या अपादान कारक का? तो बच्चों आइए इसे उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे राघव ने चाकू से सेब काटा। इस वाक्य में सेब काटने के लिए चाकू का साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात करण कारक हुआ। तथा पेड़ से फूल झड़ रहे हैं। इस वाक्य में फूलों का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। छठा कारक है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं।
इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे रवि का घर कुशल के घर के पास है। मेरा घर तुम्हारे घर के पास है। मीना का भाई आया है। यह आमों का बगीचा है। अर्थात संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। 7वां कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का स्थान, समय और आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हैं। अध्यापक बोर्ड पर लिख रहे हैं। बिल्ली घर में घुस गई। दीवार पर घड़ी टंगी है। तो बच्चों, जहाँ क्रिया के होने का आधार पता चलता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला कारक है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम संबोधन के रूप में पुकारने के लिए करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं हे, ओ, अरे, अरी आदि। जैसे हे ईश्वर कृपा करो। अरे इधर तो आओ। हे ईश्वर हमें इस महामारी से बचाओ। अरे तुम्हें पुरस्कार मिला है। तो बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, संबोधित किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को कारक विषय समझ आ गया होगा और अब आप कारक पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। आप आगे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करके अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं।